अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर 17.4 अरब रुपए रिलीज कर दिए हैं। तो जो एक इबाम था वो भी और मजीद भी ख़त्म हो गया कि जनाब पैसे नहीं अभी तक रिलीज़ हो रहे, लेट होते जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, बैलेट पेपर्स का छपना है, उसकी पेमेंट्स हैं और बहुत से दीगर खर्चे हैं। और दूसरी बात यह कि जब इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज की तैनाती के लिए भी बाकायदा दरख्वास्त दे दी है और उस पर भी उनको वजारत दाखिला से भी उनको कंसेंट मिल चुकी हुई है। ये तमाम चीज़ें इलेक्शन की तैयारियां 8 फरवरी के लिए बिल्कुल तेज़ी से जारी हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जनाब इतनी बदअमनी है दो ख़ास तौर पर बड़े सूबों में, और जिस तरह आपको मालूम है आज भी पेशावर में वर्सक रोड पर एक निजी स्कूल के करीब धमाका हुआ और कुछ 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। तो ये वाक़यात भी हो रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस हवाले से थोड़ा से कंसर्न्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हम जाएंगे। जरदारी साहब ने पंजाब में लाहौर में डेरे डाल लिए हैं और उनका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहे जितने मर्जी अलाइंसेस करते रहें, PMLN अलाइंसेस करते रहें सिंध में हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अब हम पंजाब में उनको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है बाकायदा जंग शुरू हो चुकी हुई है तख्त लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, और बहुत से मामला चल रहे हैं। और प्रोग्राम के एंड में हम लास्ट सेगमेंट में थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो कि अकबर एस बाबर साहब ने बाकायदा इंट्रा पार्टी PTI के जो इलेक्शन हुए उनको चैलेंज कर दिया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मुझे ज्वाइन किया है जी कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ने, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, यंग PMLN लीडर, और हम इनको बाकायदा मुबारकबाद भी दे देते हैं आज ही कि ये रावलपिंडी से MNA के लिए कंटेस्ट करेंगे PMLN की टिकट पे। और बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपके वक्त का भी। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ बातें की, सुन लें, सिंध की फिक्र करें पीपल्स पार्टी का लीडर उनका जो कहना है, मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा कि अंदरून सिंध की फिक्र करें। ये पंजाब, ये बाकी शहरों में आप जाएं जरूर, मगर अंदरून सिंध जो 15 सालों में आपने किया है उसका जवाब आपको 2024 के इंतखाबात के दिन देना पड़ेगा। जी, उन्होंने कहा कि जो 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है उसका जवाब आपको 2024 के इंतखाबात में देना पड़ेगा। खुर्शीद शाह साहब की भी अगर गुफ्तगू प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें कि वो नून लीग को क्या मैसेज दे रहे हैं। नवाज लीग को रास्ता नहीं है, इसलिए अलायंस में घुस गई है। अब नवाज लीग भी एग्री हो गई कि जो MQM का स्लोगन है सिंध के खिलाफ, नवाज की सोच भी वही है। नवाज PMLN के पास कोई रास्ता नहीं है सिंध में घुसने का, और वो वही है कि जी MQM के साथ मिलकर उसी के स्लोगन पर जो कि सिंध के खिलाफ है उस पर जाना है। तो लगे हाथों जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनवा दें। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, पेशावर में वाक़ हुए हैं, बाजावड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? एक सवाल है। लाहौर में बैठ कर माहौल नहीं दिया जा सकता, लेकिन जरा हमारी तरफ तो आए। मेरे मेहमान अगर आप होंगे ना तो मैं मगरिब के बाद आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। लाहौर में बैठकर माहौल की बात नहीं की जा सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड का क्वेश्चन है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हो गए हैं। जब कोई लाडला प्लस किसी को कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जनाब वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुयस्सर। मैं आगाज़ करना चाहूँगा हाशिम डोगर साहब से, क्योंकि आप इन दोनों पार्टियों में से, तीनों पार्टियों में से एक न्यूट्रल आदमी है। वाकई ये तहफ़्फ़ुज़ात, परेशानियां हैं अभी लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अब मैं कुछ ज़्यादा इस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन यकीनन लोगों की परेशानियां हैं और लोग क्लैरिटी चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है कि जी 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। जी डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने खुद ही एंड में आके वो बात कर दी
मुझे अच्छी तरह याद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया, फरमाया कि जी इवन टीवी चैनल्स पे किसी को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो बैठ के तो 8 फरवरी की डेट के ऊपर कोई बहस करें कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो मैं तो फिलहाल मौलाना साहब के बजाय चीफ जस्टिस साहब की बात पे यकीन रखूंगा कि जिस एक इंतहाई मजबूत तरीके से उन्होंने एक इरादा जाहिर किया है कि इलेक्शंस होंगे हर सूरत में, तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शंस की तरफ ही हम जाएंगे। और उसकी बड़ी वजह यह है, मैं समझता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में इलेक्शंस ना करवा के कोई हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सके। तो ये तो इलेक्शंस काश उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज बजाय इसके कि 16 माह हुकूमत करते पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, ये तो अगर उस वक्त ही हो जाते तो शायद आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते जो मुआशी इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब बदकिस्मती है कि अभी तो वो पीडीएम की जो है ना कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, और अब एक दूसरे पे ये इल्ज़ामात लगा के पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो कुछ हुआ वो नून लीग ने किया, और नून लीग आगे से कहती है जी हमारे साथ ये बराबर के जुर्म के हिस्सेदार हैं। तो इसका तो फैसला 8 फरवरी को फिर अवाम नहीं करना है कि इस अवाम के साथ क्या सलूक हुआ इस 16 माह में, और इससे पहले भी जब हमारी पंजाब में हुकूमत थी। मुझे तो कहने में कोई आर नहीं कि हम भी तकरीबन उसी लेवल पे हम भी खेलते रहे, और बजाय आवाम को रिलीफ देने के हम तो सारे सियासत में मुलव्वस रहे। तो अल्लाह करे कोई ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जो आवाम के दुख दर्द को समझे। इस वक्त 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो जो इस वक्त इज़्तिराब का शिकार हैं, वो यकीन करें वो सियासी माहौल की वजह से नहीं है, वो मुल्क में मुआशी प्रॉब्लम्स की वजह से। अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए कि जो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखे और मुआशी तौर पे मुल्क को मुस्तहकम करे। सही, बिल्कुल सही फरमाया। और सियासी इस्तेहकाम इंतखाबी इस्तेहकाम से जुड़ा, इंतखाबात से जुड़ा है, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं कि हम लोग निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने मियां जावेद लतीफ़ साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, मौलाना साहब की भी, और खुर्शीद साहब का तो आपको मालूम ही है, वो कह चुके हैं नून लीग बाकायदा तौर पर 4 पार्टियों के अंदर इत्तेहाद में शामिल होकर बाकायदा जो हल्का बनी है उनको भी क्वेश्चन कर रहे हैं सिंध के हवाले से, और जो एमक्यूएम की बेसिक वॉइस थी अगेंस्ट डिलिमिटेशंस वो उसका बाकायदा हिस्सा बन गए, और ये बाकायदा प्रोटेस्ट रजिस्टर भी अब करवा रहे हैं पिटीशंस डालकर। तो पीपल्स पार्टी के तो लीडरशिप यकीनन कहती है कि सिंध में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पंजाब में थोड़ी सी परेशानी बन गई थी आईपीपी के बनने के बाद। साउथ पंजाब पे जो क्लेम आ रहा था पीपल्स पार्टी का, उसको थोड़ी सी शायद कुछ इट वाज जॉल्टेड बिकॉज के जी वो जहांगीर खान तरीन साहब अगेंस्ट साउथ पंजाब, और फिर उनका एक असर, रसूख, जहाज, सब कुछ। शर्मिला फारूकी साहब। जी शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब लाडले आज के नहीं हैं। मियाँ साहब की वापसी से पहले ही पीपल्स पार्टी अपने इन कंसर्न्स को के हवाले से बात भी कर रही थी और एहतजाज रिकॉर्ड भी कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उस वक्त सिचुएशन ये थी ज़मीर हैदर साहब कि बलूचिस्तान में कुछ इलेक्टेबल्स थे जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया और उनको कहा गया कि आप पीएमएलएन के अंदर जाएं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पीटीआई छोड़ के चंद लोग पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया और आईपीपी बना दी गई और कहा कि वहाँ जाएं। अच्छा, ये अगर नॉर्मल हालात में अगर आप इसको देखें सुने तो आप कहेंगे जी जिसकी जो मर्जी जहाँ चला जाए, लेकिन अगर आप किसी को फोर्स करते हैं कि नहीं जी आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ पर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप जोर ज़बरदस्ती से और जिसे कहते हैं ना आर्म ट्विस्टिंग से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जमात मकबूल है आवाम के अंदर और आपको लगता है कि वो इलेक्शन में अच्छी सीटें ले जाएगी, जीत जाएगी, तो आप उसे किसी न किसी तरीके से तोड़ने की, रोकने की और कंटेन करने की कोशिश करें। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ और शायद आखिरी दफ़ा भी नहीं हुआ है। पहले भी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी को ही तोड़ने के लिए। फिर पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाया गया, पीपल्स पार्टी में से 22-23 बंदे निकाल लिए जो जीत चुके थे। हर दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ ये ज्यादती हुई है।
तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें कभी भी नहीं मिली और उसके बावजूद हम इलेक्शन में जाते हैं, एहतजाज जरूर करते हैं लेकिन मैदान खाली छोड़ के नहीं भागते। ये हमारी आदत नहीं है। वी नेवर। और हम बाकियों को भी जो कहते हैं ना, एमक्यूएम के हवाले से भी आपने बात की, तो एमक्यूएम को तो हमने कहा कि जी जब कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो हमने कहा कि जी हिस्सा तो लें। ये एमक्यूएम थी जो एक बहाना करके मैदान छोड़ के भाग गई। अगर मैदान में आती, इलेक्शन लड़ती, तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि कितनी उनकी ग्राउंड रियलिटी में कितने उनके वोट अभी इंटैक्ट हैं कि नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब के ये इल्ज़ाम कि जी डिलिमिटेशन सिंध में पीपल्स पार्टी के फेवर में हुई है। ये 29 नवंबर का गार्डियन का आर्टिकल है। ये मैं आपको पढ़ के दिखा दूं, पूरा तो नहीं पढ़ सकती लेकिन मैं उसकी हेडिंग दिखा दूं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अक्यूज्ड ऑफ फेवरिंग चेंजिंग वोटिंग मैप टू फेवर एक्स पीएम। ये गार्डियन का आर्टिकल है। इसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है वो कबूतर के साथ और उसमें लिखा है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अक्यूज्ड ऑफ चेंजिंग वोटिंग मैप टू फेवर एक्स पीएम। नाउ दिस इज एन आर्टिकल इन एन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, हमने नहीं लिखा, ये गार्डियन का आर्टिकल है। और जहां तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी को फेवर करने की, तो पीपल्स पार्टी को कहीं से फेवर नहीं हुई है क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन को नहीं चलाते और ना ही इलेक्शन हमने तो खुद बहुत सारी एतराज़ात डाली हैं डिलिमिटेशन के हवाले से चलाई जा रही है। जी जी, देखिए उनको मालूम है कि कुछ भी कर लें सिंध के अंदर, कितने इत्तेहाद बना लें, कितनी अलायंसेस बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट इंटैक्ट है सिंध के अंदर और पीपल्स पार्टी सिंध स्वीप कर जाएगी। ये मैं इसलिए बड़ी अथॉरिटी से कह रही क्योंकि हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है। हमने देखा है कि जिस तरीके से हमने हेल्थ के शोबे के अंदर सिंध के अंदर काम किया है। हमने देखा है जिस तरीके से हम सैलाब जदगान के घर बना रहे हैं सिंध के अंदर, ये कोई और जमात नहीं करती। और पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ने की कोशिश तो ये कर ही रहे थे माजी में भी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन को ये अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस सिंध के जो चीफ हैं यहाँ पर। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं इनकी। मसला ये है कि बिल्कुल सही। बैरिस्टर दानियल, मैं चाहूंगा बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब की तरफ चलें। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, ये सही चलें। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, ये सीजन जो है ये माइग्रेटिंग बर्ड्स का होता है, वो कोल्डर एरिया से वार्म वाटर्स की तरफ आते हैं। जरदारी साहब जो हैं वो कोस्टल एरिया से अब हार्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब लाहौर में आकर बैठ गए हैं और क्लेम जरदारी साहब का ये है कि जी सिंध को तो आप बेफिक्र रहें, वहाँ तो आप की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब हम पंजाब में भी कुछ डेंट डालेंगे। इस पर भी अगर कुछ थोड़ा सा बोल दें। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा है कि बाकायदा सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है PMLN से, दैट इज़ मोस्टली इन सिंध या बाकी एरियाज़ में भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील भाई, पहले तो देखें, अगर शर्मिला साहिबा की जमात को फ़िक्र नहीं है और इनको इतना पता है कि इन्होंने पाकिस्तान में स्वीप करना है और सिंध में भी स्वीप करना है, तो फिर तो परेशानी की बात ही कोई नहीं, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना और इश्यूज़ ही ख़त्म हो गए। तो फिर तो इंशाल्लाह इनको आगे चलाना चाहिए और चीज़ों को आगे लेके जाएं। देखिए, दूसरी इन्होंने बात की कि इनको जमातों से, बलूचिस्तान से और दूसरे शहरों से या दूसरे सूबों से लोगों को कहा गया कि हमें ज्वाइन करें। देखिए भाई, कि आज अगर इस मुश्किल बहरान में ज़मीन साहब, इन हालात में, इस महंगाई में, जो पाकिस्तान के बेरोज़गारी के हालात हैं, जो पाकिस्तान में महंगाई के हालात हैं, अगर इसमें कोई बंदा जिसके पास एक एक्सपीरियंस्ड, एक अच्छी तगड़ी एक्सपीरियंस के साथ टीम है, तो उस बंदे का नाम है मियां नवाज शरीफ और उस जमात का नाम है PMLN। और इस चीज़ को ये शर्मिला साहब सेकंड करें या ना करें, जरदारी साहब अपनी मल्टीपल स्पीचेस में सेकंड कर सके हैं, जब वो कहते हैं कि बिलावल साहब एक यंग लीडर है, यंग, और उनको भी बहुत कुछ सीखना है, अभी वो ट्रेनिंग पे हैं और उन्होंने सीखना है। तो क्या इस बहरान में आप अपने मुल्क की दौड़ एक ऐसे ट्रेनी पायलट के हाथ में पकड़ा सकते हैं जो अभी को पायलट अभी बना हो? पायलट तो दूर की बात है, को पायलट। तो इसका जमात, इस सवाल का जवाब इनकी जमात के सरबराह ने ख़ुद दे दिया। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात है, देखिए, हम तो बड़े खुले आम एक बात करते हैं
कि हमने अपने सियासी मंशूर को, अपने सियासी पॉलिटिकल आइक्यूमेंट को पीछे रख के तमाम जमातों को साथ लेके सर्व करना है। हमने मईशत को पाकिस्तान की बेहतर करना है और चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करनी है और मुल्क को आगे लेके जाना है। और मुल्क आगे तब ही जा सकता है जब मईशत बेहतर हो। जब मईशत बेहतर होगी तो सब हम सियासत भी खेलेंगे, सब काम भी करेंगे और लोग, गरीब बेरोज़गार लोग जो महंगाई से तंग हैं, उनके मसलों का हल भी निकालेंगे। अगर तो ये जिस तरह ये बैठे हैं और रोज़ टोक मटाका करेंगे, ये कभी हम 9 मई के गद्दारों से रब्ते करेंगे, 9 मई के गद्दारों को कहेंगे हमें ज्वाइन करो, इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फिर ये एक मिनट दानियल की तरफ जाता रहेगा। दानियल चौधरी साहब, ये आपने बड़ी मतलब एक खबर ही दे दी है कि क्या पीटीआई के 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनके साथ पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी? देखिए, जो भी इनकी जमात में से राब्ता कर रहा है, नहीं, ये आप खबर दे रहे हैं कि बाकायदा राब्ता कर रहे हैं। कोई और सूबा हो कि जहां देखिए ये जिन जिन लोगों से रब्ता करें, इनकी जमात को बेहतर पता है और मैं अभी तक ज़्यादा बोलना नहीं इस चीज़ के ऊपर चाहता, लेकिन इनको पता है ये किन से रब्ते कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं और पंजाब में आके इनका क्या करने का प्रोग्राम भी है। तो ये चीज़ें जो हैं मुल्क को वापस तारीखी और पीछे में लेके जाएंगी। हम एहतसाब की बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान को जलाया। हम एहतसाब की बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने इदारों के शहदा के जहाज़ों को, एक कायद आज़म के घर को, उनके किताबों को, उनके बिस्तर को आग लगाई। हम उनकी बात करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए या उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो नहीं इन्वॉल्व, और ये बात करते हैं उनको मिलने और साथ चलाने की। और दूसरी बात रही, देखिए, डिलीवरेंस की, तो हमारे पास तो एक तामीर और तरक्की की कहानी सुनाने को है। हम तो खड़े होकर पंजाब में कह सकते हैं कि पंजाब वालों, तुम लोग तो तुम्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तुम्हें जो रोडें दी, तुम्हें जो हस्पताल दिए, तुम्हें जो नौकरियां दी, वो तमाम सूबों से ज़्यादा जब तक हमने इसमें हुक्मरानी की और हमने काम किया। क्या ये सिंध में खड़ा होकर कह सकते हैं कि कराची के लोगों, हमने तुम्हें कराची में सिक्योरिटी दी? क्या कराची के लोगों को कह सकते हैं कि हमने मोबाइल स्नैचर्स ख़त्म किए? क्या कराची के लोगों को कह सकते हैं कि ये लाइटों का शहर था, हमने इसको और लाइटों का शहर बना दिया? वो शहर तारीखियों में चला गया है। वहाँ दहशतगर्दी, वहाँ मोबाइल स्नैचिंग, वहाँ कोई एक सिवाय एक पुल के ये पिछले 20 साल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं दे। चलें, ये शर्मिला साहिबा इस बात का मतलब इंशाल्लाह दे विल लर्न एंड दे विल गो फॉरवर्ड और इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। सही, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अरे मुझे आपका पॉइंट आ गया, आप बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एहसन इकबाल साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि पीटीआई जो है वो जो मुलव्विस हैं 9 मई के, उनको छोड़कर और बाकायदा इंतखाबात में आए। लेकिन ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई किसी भी पार्टी को मतलब मौका ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसको मौका ना मिले इंतखाबात का। इस पर भी मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। कर्नल हाशिम डोगर साहब से इजाज़त लेते हुए मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि दानियाल चौधरी साहब ने बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े कर दिए हैं जो बेसिकली, जिस तरह आपने बात करनी है उसके बाद जिस तरह हाशिम डोगर साहब ने भी कहा कि ये अभी उस पीडीएम की हुकूमत की। जी चलें, हाशिम डोगर साहब, आप बताएं कि ये इन दोनों बड़ी जमातों की लड़ाई में आईपीपी, मैं आप ही से की तरफ से आ जाता हूं, आईपीपी जो है वो कोई मतलब बेहतर रिजल्ट, मतलब होता है ना कि जब दो बड़ी जमातें लड़ रही हो तो कोई थर्ड पार्टी एडवांटेज ले जाती है, तो वुड आईपीपी बी दैट पार्टी, या आपको क्या लगता है यहाँ आईपीपी भी पीएमएलएन के साथ अलायंस में जाएगी? जी, मैं देखें, आपने तारुफ करवाया और दानियाल साहब के बारे में आपने बड़े अच्छे अल्फाज बोले कि नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है जो उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि 9 मई के गद्दार। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? हमें अच्छी तरह पता है कि हम कब तक इमरान खान के साथ खड़े रहे और आखिरी वक्त तक खड़े रहे। ना हमने उनके वोटों पे इलेक्शन जीत के तो फ्लोर क्रॉसिंग की, हमने उस दिन अपने रास्ते अलग किए कि जब हमने देखा कि एक जमात जो है वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में मुल्क की
उस फौज के खिलाफ खड़ी होगी है जो हम कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान की अफवाज का वो खुदा न खास्ता हाल हो जो गजा में है या कहीं और जिस इस्लामी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर होती है, आप देखते हैं कि उसके साथ फिर क्या सलूक होता है। हम सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पे हमने अलहदगी इख्तियार की, तो आई एम वेरी सॉरी ही यूज़ दिस वर्ड। इनको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ ने आके तो वो सारा किया था टेक ओवर, तो इनकी जमात के ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं था, इनकी तो पकड़ दकड़ भी कोई नहीं हुई थी, और इनको अगले इलेक्शन में तो टिकट्स देने के लिए बंदे नहीं मिले थे, और ये घेर घेर के बंदों को लाते थे। कोई साहिवाल से आता था, वो ठोकर न्याज बेग से वापस चला जाता था। ये पार्टीज के साथ अभी आप तकबर में मत जाएं दानियाल साहब, ये किसी भी पार्टी पे अच्छा और बुरा वक्त आता है। वैसे मैं खुद थोड़ा सा भाई आपकी बात नहीं की, बट आईपीपी के मुतालिक बात आपने की, वैसे मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा नहीं, इन्होंने यूज किया कि वो गद्दार। दानियल, आप इफ यू वांट टू क्लैरिफाई, क्योंकि हाशिम साहब समझ रहे हैं कि यू हैव एक्चुअली डायरेक्टली अटैक्ड। हाशिम भाई आपके बारे में बात नहीं की थी, मैं बात आपके बारे में नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो और लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है, आपके बारे में नहीं कर रहा। आपके बारे में नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, चलें, थैंक यू वेरी मच। मेरी ये बात देखें, अगर आपने मेरे बारे में नहीं की तो मेरी जमात के बारे में भी करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दानियाल भाई देखें, हम लोग, अब आप हमें कोई माले गनीमत ना समझे जो हम आईपीपी के लोग हैं। नहीं, आपकी जमात एक जमात को हमने छोड़ा है तो अब सारे ऐसे हॉक्स सही चलें, ठीक है, थैंक यू। देखें अभी शर्मिला साहब पता नहीं मेरी बात सुन रही है या नहीं। आपकी जमात के बारे में नहीं बात की। ओके, आई टेक शर्मिला साहिबा बिल्कुल सुन रही हैं जी आपकी गुफ्तगू। वेरी सेंसिबल मैन, आई एक्सेप्ट। हाशिम डोगर साहब, लेट मी एक चीज हाशिम डोगर साहब, मैं एक चीज बता दूं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के लोगों से जिन्होंने छोड़ी नहीं है अभी, पीटीआई में ही हैं अभी, और शायद वो मुलविस भी हैं 9 मई के, उन लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ अलायंस या क्राउड बना सके। ठीक है, मैं ओके, दिस इज व्हाट बैरिस्टर दानियाल चौधरी सेड। देखें, मैं जी बिल्कुल, ओके, आई गॉट इट, एंड इफ आई मिसअंडरस्टूड इट तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बहरहाल ये ऐसे अल्फाज वैसे भी आपको जेब नहीं देते, मैं मतलब जस्ट एज ए एल्डर ब्रदर मैं आपसे कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये जो एक कहा जा रहा है कि जी पता नहीं पीटीआई के लोग छोड़ के तो पीपल्स पार्टी में नहीं गए, पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं कि आई थिंक आई वाज वन ऑफ द सॉफ्ट टारगेट्स फॉर पीपल्स पार्टी। मेरे वालिद साहब 2 दफा एमएनए रहे पीपल्स पार्टी से, 2 दफा एमपीए रहे। इन्होंने तो कोई कोशिश ही नहीं की अपना फुटप्रिंट बनाने की पंजाब में और किसी से राब्ता करने की। दूसरी बात, हम लोग एक देखिए, हम एक पॉइंट पे इकट्ठे थे पिछले 8-10 साल से। हम पीडीएम की 13 जमातों के खिलाफ थे। हम कैसे हो सकता था कि पीटीआई छोड़ के हमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जाते या कुछ लोग नवाज लीग में जाते? हमारे तो इनसे जाती नहीं मगर सियासी इख्तलाफात हैं। हम समझते हैं कि हम इन दोनों पार्टियों से अलहदा रह के बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल भी ना पीपल्स पार्टी हमें माले गनीमत समझे जो पीटीआई से लोग जा रहे हैं, और ना ही कोई और जमात समझे। तो आइए अपनी और एक बहुत अच्छी बात की दानियाल साहब ने, जिससे मैं इत्तफाक करता हूं, अगर इस वक्त इस मुल्क को कोई ज़रूरत है तो वो सबसे ज़्यादा मिसाके मईशत की ज़रूरत है। तो खुदा के लिए ये वाला रवैया जो इमरान खान का था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज द नीड ऑफ द आवर, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। और फिर उसकी वही मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और वो इंतखाबात की वजह से ही मुमकिन होगा, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा। शर्मिला फारूकी साहब, अब बहुत सारे सवालात क्वेश्चंस रेज हो गए हैं। एक तो ये कि हाशिम डोगर साहब ने कहा कि भाई हमें तो किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, पूछा भी नहीं, और उन्होंने कहा कि उनके वाले साहब 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की टिकट पे एमएनए और एमपीए भी रह चुके हुए हैं। चलें, वो एक और मामला है। दूसरी बात ये कि क्या वाकई पीटीआई से कोई राब्ते हो सकते हैं, कोई हो सकता है आने वाले इलेक्शन में, जो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, या जो क्लीन लोग हैं, या जिनको क्लीन चिट मिल जाएगी, अदालतों से क्लीन होकर आ जाएंगे, उनके साथ कोई पीटीआई के साथ, बल्ले के साथ कोई अलायंस, या कोई पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, या कोई इस किस्म की सूरत हाल? देखिए जी, ये तमाम मामलात और इन सब पे फैसले होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीपल्स पार्टी के हवाले से। यहाँ पर कोई वन मैन शो तो चलता नहीं है कि एक किसी बंदे ने उठ के हेड ऑफ द पार्टी ने फैसला कर दिया। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डिलिब्रेशंस होती हैं, यहाँ पर
पार्टी के अंदर भी हमारे जो वेटरन्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ राय भी रखते हैं। फिर उसके बाद जाके जब डिस्कशन होती है तो फैसला होता है। देखिए, अभी तक तो बल्ले के साथ किसी किस्म के कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर उस जमात में से कुछ लोग छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया बिकॉज 9 मई के वाक़यात के बाद जहाँ पर आप अपनी जमात के लोगों को, वोटर्स को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दें, महाजराई, इस किस्म की महाजराई तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको तो हम सभी कंडेम करते हैं। बहुत से लोगों ने इस बात पे इख्तलाफ करके पार्टी छोड़ दी, कुछ IPVs में चले गए, कुछ कहीं और चले गए। हाँ, उनमें से अगर कोई पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहे तो उसके ऊपर फिर ऑफ कोर्स पार्टी उस पर फैसला करेगी एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन जहाँ तक बात है कि जनाब इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकामी बात हो रही थी ना कि एक मिसाके मईशत होना चाहिए, लेकिन मिसाके मईशत भी उस वक़्त कामयाब होगा जब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम जब आएगा जब इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस होंगे। अगर तो सिलेक्शन हो गई, दोबारा बैलेट पर डाका पड़ गया, तो फिर महाजाराई होगी, फिर बेचैनी होगी, फिर केओस होगा, और ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। देखिए शर्मिला साहिबा, 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस वक्त जमीर हैदर साहब, उसमें से 65% जो हैं वो यूथ है, जी 35 साल या उससे कम, और वो इस इलेक्शन में जा रहे हैं। अगर उनके वोट के ऊपर डाका पड़ गया तो आप मुझे बताएं कि क्या होगा इस मुल्क में। ऑलरेडी वो नौजवान लोग हैं जो पाकिस्तान से मायूस लेकिन अभी जरा थोड़ा सा चलें, वो तो जब वोट डे पे हम आएंगे तो तब पता चलेगा। बट द पॉइंट इज कि दानियल चौधरी साहब कह रहे थे कि आपके पास 15 साल में कुछ बेचने को नहीं है कि आपने सिंध में क्या दिया, तो पंजाब में आप किस तरह आके क्लेम कर सकते हैं कि जनाब हम कुछ तब्दीली या कोई बड़ी चीज कर देंगे। वो कहते हैं कि जी पंजाब तो सारा रीवैम्प कर दिया था शहबाज साहब ने, और शहबाज स्पीड मशहूर थी जिसके जिक्र भी कर चुके हैं, जरदारी साहब भी जिक्र कर चुके हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि हमें तो शहबाज स्पीड का मालूम था, लेकिन 16 माह की हुकूमत में कुछ हमें अंदाजा हुआ कि शायद उस तरह वो नहीं डिलीवर। पंजाब के अंदर देखें, इनके पास जो कहने के लिए एक चीज होती है ना, जो जिसे कहते हैं ना कि व्हाट डू दे हैव टू सेल, सो दे सेल द मोटरवे। ये मोटरवे बेचते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। इसके साथ साथ अस्पताल भी बना देते हैं जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, इसके साथ साथ अच्छे स्कूल भी बना देते हैं जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। सिंध में आए, सिंध का तो रुख ये कभी करते ही नहीं है ना। 5 साल में मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब आए, और जो स्पीड की बात कर रहे हैं, हमने इसीलिए उनको मौका दिया था, वजीर आजम बनाया PDM का, कि आए मुल्क में वो स्पीड दिखाएं जिसका वो दावा करते हैं, महंगाई कम कर दें, बेरोजगारी कम कर दें, गुर्बत कम कर दें। हम भी मायूस हुए, कौम भी मायूस हो गई। अब ना जाने ऐसी क्या चीज़ ये बेचेंगे पाकिस्तान में, क्या ऐसा कोई जादू की छड़ी इस्तेमाल करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिंध के अंदर आए, देखें अस्पतालों को, देखें NICVD को, देखें गम्बट इंस्टीट्यूट को, देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को, देखें हम कोई कार्ड शार्ड नहीं देते कि जी 20-25 हज़ार रुपए की, उसके अंदर हम फ्री केयर, फ्री टर्शरी केयर, या दिल की बाईपास जो है वो फ्री होता है, यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट फ्री होता है। बलूचिस्तान से लोग उठ के यहाँ पर आते हैं, आप आए देखें तो सही। आप जाएं थरकोल में, आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं ना, आपने 50 साल पहले दरियाफ्त कर लिया कोयला, वहां पर कोयला दरियाफ्त हुआ है जी। वो थरकोल में जो काम शुरू हुआ है वो किया ही सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के टाइम पे। ये क्रेडिट ही पीपल्स पार्टी को था। CPEC का ये क्रेडिट लेते हैं, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब की काविश है भाई। ये तो हकाइक हैं, दीज आर हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ विच यू कैनॉट डिनाई। अब आप बैठ के बातों में, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अगर आप इस तरीके से फिगर्स को फज करेंगे और हकाइक को फज करेंगे तो कौम बेवकूफ। व्हाट इज द ट्रम्प कार्ड फॉर पंजाब? पीपल्स पार्टी के पास ट्रम्प कार्ड कौन सा है, ट्रम्प कार्ड पंजाब के लिए? देखिए जी, हमारे पास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो नौजवान क़यादत हैं, समझते हैं मामलात को, और पिछले 16 माह के अंदर बहैसियत पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वजीर ख़ारजा उन्होंने कमाल परफॉर्म किया है। ये भी मानेंगे,
ये पाकिस्तान के हर शख्स मानता है, ये शहबाज शरीफ भी मानते हैं, आपका पॉइंट आ गया, मानते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा चाहूंगा कि ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दिया, आपके लिए क्लाइमेट फंड का इनेकाद किया। जी सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये दानियल चौई साहब, आपके जब वजीर आजम थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने भी तारीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिप्लोमेसी की, जो उन्होंने मतलब ऑफ कोर्स आपके वजारत खारजा का कलमदान संभालने के बाद जितनी कोशिश की, और उन्होंने माना कि जो IMF के साथ जो डील फाइनल हुई उसमें भी बड़ा कंट्रीब्यूट था। लेकिन यू आर राइट, वो ट्रेनिंग सेशन है, और वो यकीनन अगर जरदारी साहब ने कहा तो हो सकता है शायद इस दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ना हो, माशाल्लाह जवान है, अगली दफ़ा भी हो सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कैंडिडेट नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के। देखिए जी, आपने जिस तरह कहा कि वो डिप्लोमेसी के शहबाज साहब ने तारीफ़ की, तो इंशाल्लाह फिर हम उनको उस जॉब के लिए फिर रखेंगे और साथ चलाएंगे। हमने तो नानी उनको की, और हम तो चाहते हैं कि मुल्क की मैशत और चीज़ें आगे बढ़ें। और जिस तरह मेरी बहन ने शर्मिला साहिबा ने बात की, देखिए कि बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की कि इन्होंने अपने कोई काम गिनवाए, क्योंकि ये काम गिनवाना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हम कराची डिफेंस से निकलते हैं और लियारी तक जाते हैं तो आपकी कमर दर्द कर जाती है। लोग जब उन रोडों पे गुजरते हैं जिनका बुरा हाल है, वहाँ को पुरसाने हाल नहीं है, हम लैंड करते हैं कराची में तो हमें डराया जाता है कि अपने फ़ोन जराबों की तरह डाल दो या सीटों के नीचे छुपा दो, और घड़ियाँ उतार के अपनी गाड़ी के नीचे, वो उसकी सीटों के नीचे डाल दो। तो हम जैसे लोगों के लिए जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम उन रोडों पे जाते हैं जहाँ हज़ारों किलोमीटर का बजट अप्रूव हो के पैसा लग भी चुका है, लेकिन रेतली और सहरा होते हैं, तो जब जाते हैं तो हम लोग थोड़ा खौफ खाते हैं, क्योंकि वहाँ तो पैसे भी लगे होते हैं, पैसे गए भी होते हैं। तो अगर उन्होंने अपने काम हाईलाइट किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और उनको और ज़्यादा बावर कराना चाहिए, क्योंकि वो कराएंगे तो इसी तरह इनको इंशाल्लाह कोई सिंध और कराची में सीटें मिलेंगी। और उनको टाइम देना चाहिए सिंध के लोगों को, और उनको बतानी चाहिए सारी बातें। जहाँ तक बात है देखें परफॉर्मेंस की, तो वो तो बड़ा क्लियर है जी कि हम जहाँ से गुजरे हैं, हमारा जहाँ से कैंडिडेट भी गुजरा है, तो हमने उस जगह को, वहाँ अस्पताल, स्कूल्स, उसका पूरा वही चेंज कर दिया। हम 2017 में पाकिस्तान को इस रीजन की, मैं नहीं कहता, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द रीजन छोड़ के गए थे। हम इसको बेस्ट स्टेबल इकोनॉमी ऑफ द रीजन ब्लूमबर्ग दानियल यहीं पे शायद तो व्हाई 27 जुलाई 2017, व्हाई नॉट 2018 तक जो आपने पूरा टेन्योर मुकम्मल किया। फिर उसके बाद एक चलते फिरते एक हुकूमत को आपने घर भेज दिया। जब 100 रुपये का लीटर डीजल वो डॉलर था, 100 रुपये का डॉलर था, 60 रुपये लीटर डीजल था, और 5 रुपये की रोटी थी। वहाँ एक बंदा आके बैठ गया था, और तब भी शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं, नहीं शायद खाकान अब्बासी साहब की बात, पाकिस्तान को नहीं, जब एक बंदा आ गया था, मैं आगे शायद साहब पे भी आता हूँ, तो एक बंदा आ गया था और चलती PTI वाले आ गए थे, और चलती फिरती हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया अपनी मन मर्जी करके। उसके बाद शायद साहब आए तो कोई परेशान हाल ही नहीं था, आपका मुल्क कोलैप्स की तरफ जा रहा था। तो लेकिन मैं उस चीज़ को उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने 4 साल मुल्क में माइंस बिछाई, 3 हम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट दे गए थे, उसका नाम था CPEC, जिसमें $60 बिलियन के प्रोजेक्ट्स लगने थे, जहां फेज वाइज काम होना था, जहां आपके बिजली के कारखाने लगने थे, जहां आपके प्रोजेक्ट्स लगने थे। इमरान खान और उनकी जमात ने तरजीह दी कि वो $3 अरब की खातिर इस मुल्क के एयरपोर्ट, मुल्क की आवाम, मुल्क के लोगों को बेचते, लेकिन वो $60 बिलियन का प्रोजेक्ट फॉलो ना करे। सही, बिल्कुल सही आपने, जो हमें हुकूमत, दैट इज द रीजन, बिल्कुल दानियल, आई एग्री, हमने वो आग बंद की, उन 17 महीनों में हमने वो आग बंद की, हमने उस मुल्क को वापस बेहतर और स्टेबिलिटी की वजह। सही दानियल, आई एग्री, दैट इज व्हाई जो 9 अप्रैल 2022 हुआ, जो कि उसी वजह से थी कि आप लोगों ने उनको निकाला, कि मुल्क को बहरानों से निकालना चाहिए था। हाशिम डोगर साहब, अब सवाल ये बनता है कि यकीनन आपको भी लगता तो है कि, लेकिन इंतखाबात 8 फरवरी, लेट्स सपोज कि अभी तक हमें कुछ ऐसी इतलात अभी तक नहीं आ रही कि कोई और बड़े नाम सुना था कि शामिल हो रहे हैं IPP में।
जी बिल्कुल, आपको थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। हमारे पास इंशाल्लाह साउथ पंजाब से एक बड़ा ग्रुप हमारे साथ शामिल होगा। मगर इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि दयानदयाल साहब ने जो बातें की उनमें से बहुत सारी ठीक भी थीं। माजी में नून लीग ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, मैं एग्री करूँगा इस चीज़ से। मगर दो चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पिछले 5 से 6 साल में। 2017 के बाद नवाज़ लीग को ये एहसास हो गया था कि अगली हुकूमत हमारी नहीं होगी, तो फिर एक लैंड माइन्स बिछाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद 18 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो 2-2.5 साल वो झटके बर्दाश्त करती रही। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत नीचे आ गया था। अच्छा, अब क्या होता है? अब इसके बाद 2022 में इमरान खान को भी एक मौके पे एहसास हो गया कि अब शायद मेरी हुकूमत ज़्यादा अरसा ना रहे, तो वही लैंड माइन्स फिर इमरान खान ने कोविड पार्ट अब हुआ पर्सनल गेन्स के नहीं, कोविड तो आया, मगर कोविड के बाद जब 22 के करीब आके जब 20-22 हमारे एमएनए छोड़ के चले गए, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह एहसास हो गया था कि अब हमारी हुकूमत नहीं चलेगी, या इलेक्शंस में जाएगी और या फिर अदम एतमाद होगा। तो उस दौरान भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो जहाँ पे कि IMF का पूरा प्रोग्राम ही कोलैप्स कर गया। आपने जाली तौर पे 150 पे फ्यूल की प्राइसेस को लॉक कर दिया। यही वो सारे काम थे जो 18 में किए गए और जिसका कौम ने भुगता। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी वही काम किया कि उसके बाद 16 माह वो हुकूमत जो नवाज शरीफ या नवाज लीग को या PDM को किसी सूरत में नहीं लेनी चाहिए थी, दैट वाज द टाइम दे शुड हैव गॉन फॉर द इलेक्शंस। जो भी उसके रिजल्ट होते उसको सारी कौम एक्सेप्ट करती। ये जाती हुकूमतें लेने के चक्करों में कि जी चलो मैं भी, मेरे भी जब बोर्ड के ऊपर नाम लिखा जाएगा, उसका कौम इतना शदीद खमियाजा भुगत रही है, जिसमें मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क की तकरीबन तमाम जमातें, तहरीक इंसाफ और PDM की तमाम जमातें उसकी जिम्मेदार हैं। अब तो वाकई वो दौर आ गया है कि हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। सारी जमातों के सरबराहों को पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर हाथ इकट्ठे करके माफ़ी मांग के पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी अपनी ज़ाती अना और इसमें से बाहर निकल के। मुझे खुशी होगी कि अगर वाकई वो बन जाए वजीर खारजा, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है अगर इससे मुल्क की बेहतरी होती है। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरत है कि एक सियासी डायलॉग और इकट्ठे होकर चलने की बहुत ज़रूरत है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की भी बात हो रही। शर्मिला साहिबा, एक चीज मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब की बड़ी दोस्ती कंसिडर की जाती थी और अभी भी है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद 2 दफा मुलाकात कर चुके हुए हैं, लेकिन जरदारी साहब से नहीं मिले। तो ये, और फिर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस में भी इकट्ठे हो गए हैं सिंध में, जहां पे PMLN को एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि कहते हैं JUIF की एक आध सीट होती है कहीं ना कहीं सिंध में। देखिए जी, ये इलेक्शन का माहौल है और इसमें जिसकी जहां मर्जी आए चला जाए, जिससे चाहे अलायंस बनाए, इसमें किसी पे रुकावट या पाबंदी नहीं है। देखें, दोस्ती हमारी अपनी जगह। आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है और उनके लिए मौलाना साहब आज भी काबिल एहतराम है। हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है ना, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से। हमने तो इलेक्शन लड़ना है, हमने बाकी किसी से नहीं लड़ना। बाकी को इत्तेहाद बनाता है, बनाते रहें। जितना सख्त मुकाबला होगा उतना जीतने में मजा आएगा। सही, तो सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और हमारी भी दुआएं यही हैं कि सब जमातें जब आइंदा इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट्स में आएँ तो मुल्क के लिए, आवाम के लिए मिलकर सोचें। और नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे हाफिज एहसान अहमद साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए PTI में, उसका नतीजा क्या है। मैं तीनों हजरात का शुक्रिया भी अदा करता चलूँ, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब और शर्मिला फारूकी साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने, सीनियर लॉयर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जो भी लीगल मैटर्स चल रहे होते हैं पाकिस्तान में।
अकबर एस बाबर साहब ने आज बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी है जो इंट्रा पार्टी पीटीआई में इलेक्शन हुए, वो जरा सुन लें वो क्या कह रहे हैं। पेशावर में चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा किया गया और कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं इनको कलादम करार दें। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इनको हुक्म दें कि फौरन फ्रेश इलेक्शंस कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को तैनात करें ताकि वो उस इलेक्शन प्रोसेस को देखें कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। बल्ले का निशान उस वक्त इनको दें जब ये शफाफ इलेक्शन कराते हैं। बैरिस्टर हाफिज साहब, मुझे एक बात बताएं कि कौन से इलेक्शंस इंट्रा पार्टी के जिस तरह की डिमांड की है अकबर एस बाबर साहब ने उस तरह के कोई पार्टियां करवाती हैं? पहले तो मुझे ये बताएं, कभी आपने देखे कि जी बाकायदा कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बैठे हों? बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती की बात है कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये डेमोक्रेसी का नाम लेती हैं, ये रूल ऑफ लॉ का नाम लेती हैं, ये कहती हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए और उस जमहूरियत के अंदर जो है एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये हाल है, नॉमिनेशंस ही होती हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसेज उसके अंदर आते हैं, इसी तरह का एक फंक्शंस होता है और उस फंक्शंस के अंदर चंद लोग बुलाए जाते हैं और वहाँ पर यह कहा जाता है यस यस यस, और फिर एक जो है नॉमिनेशंस के ऊपर पार्टी हेड जो है, जो हमारा सेक्शन 209 है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से उसके ऊपर आंखें बंद करता है और उसका एक सर्टिफिकेट देता है कि जी आपकी इलेक्शन प्रोसेस जो था, जो 208 इलेक्शन एक्ट 2017 का आपने उसको फॉलो किया और उसके बाद उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो रिटेन रहता है। ये तो एक पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से ये एक चीज़ होती आई है और ये चीज़ को नई नहीं है। हाँ, इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें नई हुई हैं। एक इस चीज़ के अंदर नई हुई है कि पीटीआई ने जानबूझ के 2021 से इस मसले को कंट्रोवर्शियल रखा हुआ है। 2021 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, फिर ये 2022 के अंदर आया, फिर ये खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हमने इलेक्शन करवाया कब है। हमने 8 जून को करवाया है, 9 जून को करवाया है, 10 जून 2022 को करवाया है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ये लेके आए थे वो पहले आई हैं या बाद में आई हैं। तो इनकी भी जो एक स्ट्रैटेजी थी जिसके अंदर प्रॉब्लम था और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि जिसकी वजह से इन्हें रिट्रीव करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आपके एक हॉस्टिलिटी एनवायरनमेंट रहे पिछले 1.5 साल से, तो फिर जब सरकार की चीज़ें आती हैं तो फिर हर चीज़ को जो है वो ज़रा अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है। तो उस जांच पड़ताल का ये नतीजा ये है कि अगर आप स्ट्रिक्टो सेंसो इलेक्शन एक्ट 2017 को अप्लाई करें तो पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर लीगल चैलेंजेस इन सारे लोगों के लिए आएंगे। और यही इस तरह हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 नवंबर को एक ऑर्डर आया तो उसके आगे 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर दें, लेकिन आप उस ऑर्डर को चैलेंज अगर करते, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करते, तो वापस फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही मामला आना था, जो कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में नहीं आती। और जब 20 डेज का टाइम हो, इलेक्शन शेड्यूल आप अनाउंस करने चले जाएं, एक नई लीगल कंट्रोवर्सी के अंदर चले जाएं, तो फिर ये है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल था। तो उसी को एड्रेस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई और उसके मुताबिक 2 दिसंबर को हुए। और फिर ये है कि आपके मीडिया ने जो चीज़ें दिखाई हैं वही असल चीज़ें हैं कि जिससे अंदर जो है कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और 2 चीज़ें आई हैं। एक चीज़ ये आई है कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह ही करती हैं, लेकिन उसके साथ ये भी आया है कि जब आप एज ए पार्टी जो है आप कहते हैं कि हमारे अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, हम इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी अच्छी चाहते हैं, तो फिर एग्जांपल्स जो है वो गेम नहीं चलनी। और फिर पर्टिकुलरली उस चीज के अंदर कि जब आपके पीछे कुछ लोग भी पड़े हों जिस तरह ये पटिशनर्स आए हैं, तो फिर आपको बड़ा कॉशियस और कॉन्शियस होना चाहिए और वो चीजें जो लैप्सेस है मेरा ख्याल है। और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि अभी 7 दिन के अंदर अंदर जो लॉ है उसके मुताबिक पार्टी ने एक सर्टिफिकेट देना था। उसके बाद यह है कि 7 दिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मैंडेटरी पीरियड है कि उसके अंदर उसने इनको रिस्पांस करना है। अब मुझे एक क्विकली एक चीज और भी बता दें कि अब 2 चीजें हो चुकी हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया, कहा जा रहा है कि केयर टेकर चेयरमैन है, दिस इज अगेन अ स्ट्रेंज थिंग फॉर अस। और दूसरी बात यह कि बाकायदा अकबर एस बाबर ने इसको चैलेंज कर दिया।
अब बात यह है कि क्या बल्ले का निशान बचा पाएगी जो बची कुची पीटीआई है, जो जिसको गौर अली खान लीड कर रहे हैं? देखिए, बल्ले का निशान जो था वो पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। बल्ले का निशान अब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितनी देर तक सेक्शन 9 का सेक्शन 3 जो है, सब सेक्शन 3 और रूल 158 इलेक्शन रूल्स का 2017 जितनी देर वो सर्टिफाइड नहीं करेंगे कि इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 है, उतनी देर तक इनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सर्टिफाई नहीं करेगा और ये चीज़ें लिंगरिंग करेंगी, और मेरा ख्याल है कि ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा और फिर हाई कोर्ट इसका फैसला करेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनका जो इलेक्शन हुआ है जो 2 दिसंबर वाला है उसको अगर उन्होंने इस चीज़ को सेटिसाइड किया या रीजनिंग दी। अकबर एस बाबर की पिटीशन कितनी जानदार है? अब जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए, देखिए सबसे बड़ा तो ये है कि क्या अकबर एस बाबर का लोकस स्टैंड आए है। सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि क्या एक ऐसा शख्स जो पार्टी का मेंबर या पार्टी का फाउंडिंग मेंबर कहता है लेकिन उसका नाम ना आपकी वोटर लिस्ट के अंदर है ना आपका नाम उसका एज ए पार्टी मेंबर है, तो क्या उसके पास ये लोकस स्टैंड आए है कि इस प्रोसेस को चैलेंज करे? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या उस प्रोसेस के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया, फिर वो कहता है कि मेरा इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है या उसके अंदर लैप्सेस आए। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि कुछ और भी एप्लीकेशंस आई हैं जिसके अंदर वो पार्टी के मेंबर्स हैं। अब सिर्फ एक चीज़ अगर वो साबित कर देते हैं कि हमने उस प्रोसेस के अंदर शामिल होने की कोशिश की, हमें इन्होंने नॉमिनेशंस पेपर नहीं दिए या हमें हमारे पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए, तो फिर जो आपका इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 206 है कि हर पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर एक जनरल टेंडेंसी इसी तरह के इलेक्शंस की है, तो फिर जिस तरह दूसरे एक्सेप्ट हुए हैं इनको जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अगर उन दूसरे को कंपेयर किया जाए तो कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टी पर इस तरह क्वेश्चन मार्क नहीं किए जितने इसके अंदर है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इनके लिए बहुत बड़ा हर्डल जो है अगले प्रोसेस के अंदर आएगी। लेकिन ये सिचुएशन ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसको रिस्पांस किस तरह करता है कि क्या आपने जो हमारा ऑर्डर था 23 नवंबर उसको कंप्लाई विद किया है, नंबर 1 ये आएगी। और नंबर 2 ये आएगा कि क्या 208, 209 और 210 का रिक्वायरमेंट आपने पूरा किया, यानी अगर ये इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक शो कॉज कर देता है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बेंचमार्क तो सब पार्टीज के लिए बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो आपने बात की है कि अकबर एस बाबर का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने तो पिछले कितने ही सालों से मतलब इलेक्शन कमीशन के बाहर हमें नजर आ नहीं, वो जो है चीजें वो इन्हीं चीजों को तो वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड वो भी तो साथ है उनके के एस्टैब्लिश कर रहा है कि जी नहीं, आई वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ पीटीआई जिसकी वजह से मैं इतने सालों से आपका दरवाजा खटखटा। 2 चीजें, एक तो ये है कि ही हैज़ क्लेम्ड कि जी मैं पार्टी का फाउंडिंग मेंबर हूं और पार्टी का फाउंडिंग मेंबर जो है आप उसको निकाल नहीं सकते, और जब निकाल नहीं सकते अगर मेरी मेंबरशिप आपके ने सस्पेंड भी की हुई है तो मैं इंटाइटल्ड हूं कि पार्टी मामलात के अंदर किस तरह है। चूंकि अब ये अगर दोनों पार्टीज़ का मसला हो तो और बात है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंटरटेन कर रहा है और स्पेशली फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, तो फिर किसी न किसी हद तक वो अपना रिलेशन जो है वो पार्टी के साथ एस्टैब्लिश करते हैं। अगर इस केस के अंदर भी उन्होंने उस लेवल के अंदर एस्टैब्लिश कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पीटीआई को आएंगी रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट। चूंकि इनके पार्टी का इलेक्शन सर्टिफिकेट इनको बल्ले के निशान के लिए काफी नहीं है। ये लॉ ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर्टिफाइड करेगा कि आपका जो प्रोसेस सेक्शन 208 के नीचे इनिशिएट हुआ है और 209 के नीचे जो खत्म हुआ है वो लीगल है, वैलिड है, जस्टिफाइड है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आपको एज ए पार्टी जो है सिंबल जो है वो आपको अलाउ करते हैं और उस अलाउ होने की बुनियाद के ऊपर फिर आप 2024 के इलेक्शन लड़ सकेंगे। जस्ट इन केस अकबर एस बाबर की जो पिटीशन है, दरखास्त है, वो एंटरटेन हो जाती है और उनके हक में फैसला भी आया था, तो बहुत कम टाइम है कि आपने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप बता रहे हैं जिस तरह वहां तक मामले जाएंगे, तो क्या इतनी जल्दी कवर हो जाएगा ये आपको? क्या नहीं, फिर मुश्किल होगा। उसके लिए एक वजह यह है कि अब चूंकि हम जा रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल के अंदर, और इलेक्शन शेड्यूल गालबन जो है कि अगर 8 फरवरी जो डेट आई हुई है अभी, अगर उसको हम 54-55 दिन पीछे लेके जाएं तो वो 14 दिसंबर या 15 दिसंबर बनती है। और अब आप देखें आज हम खड़े हुए हैं 5 दिसंबर के अंदर, और अगर 5 को 2 माइनस कर लें, अगर इन्होंने 2 को जमा करवाया हुआ
हुए तो 9 या 10 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक रीजनिंग के साथ या उसको एक्सेप्ट करेगा या उसके ऊपर एक ऑर्डर करेगा। अगर वो ऑर्डर करता है तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाता है वो मामला, तो फिर अगर इलेक्शन शेड्यूल भी आपका अनाउंस हो जाए और फिर ये है कि नॉमिनेशन पेपर भी चलने शुरू हो जाए तो फिर जो है बड़ा मुश्किल होगा। इलेक्शन शेड्यूल अगर अनाउंस हो जाए तो उसके बाद पार्टी को सिंबल नहीं मिलता? नहीं, मिल सकता है क्योंकि वो एक पहली दफा इस तरह होगा कि प्रोसेस अंडर है। लेकिन उसके अंदर ये है कि जब आपका फाइनल आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी तो होता यह है कि जब आप पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जाते हैं, आप बताते नहीं है कि मैं किस पार्टी से हूं, आप अपने नॉमिनेशंस पेपर देते हैं। नॉमिनेशंस पेपर के बाद आपकी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, फिर आपके पेपर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। जब आपके एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो एक फाइनल लिस्ट निकलती है कि ये कैंडिडेट्स हैं कि जिनके हमने पेपर्स एक्सेप्ट किए हैं, और उसके बाद उन्हें यह कहा जाता है कि जिस आपने अगर इंडिपेंडेंट लड़ना है तो आप वो बताएं, और अगर आप किसी पार्टी से आप लड़ना चाह रहे हैं तो उस पार्टी का सर्टिफिकेट लेके आए। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो पार्टी का प्रेसिडेंट टिकट या जनरल सेक्रेटरी जो है वो देता है, और वो सर्टिफिकेट लेके जो कैंडिडेट है वो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको मार्क करता है कि जी आपका निशान बल्ला है या किसी का और है या किसी का और है, और फिर जब वो फाइनल लिस्ट बन जाती है तो फिर आपके बैलेट पेपर छपने शुरू हो जाते हैं। बहुत ये वो है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हसन अहमद साहब, आप हमेशा हमें बेहतर तरीके से समझा भी देते हैं मामला किस तरफ चले। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।